नमस्कार दोस्तों, पटेल स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डोइला गुरुजी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आपको सफलता की ओर कदम सीरीज में सोल्व करवा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पटेल स्टडी आईक्यू के को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावना 99.99% है। तो पहला क्वेश्चन आता है मित्रों कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा मित्रों? साधारण नमक का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड, जिसका जब केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? NaCl। साधारण नमक दोस्तों सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जर्नल साइंस का मतलब मित्रों क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट मेनली जर्नल साइंस में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 भाग आ सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लेकिन जिसे हम कॉमन बायोलॉजी कहते हैं। आपके जीडी परीक्षा में, यूपी पुलिस में, किसी भी एग्जाम में जर्नल साइंस जो आती है वो इन तीनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जब क्वेश्चन आपको सोल्व कराते हैं, पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीवाईक्यू का मतलब होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, आपने जो टॉपिक पढ़ा है या आप जो पढ़ रहे हो उससे संबंधित आपको सब कुछ याद हो जाए। अब मान लो कि आपने पढ़ा नमक का रासायनिक नाम क्या है और मैंने आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे आपको कुछ समय के लिए ही आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन और इसका जवाब रह पाएगा। अधिक लंबे समय तक आप पेपर तक इसको भूल जाओगे। तो पेपर तक जो याद रहे, टिका रहे स्थायी रूप से, इसका याद करने का तरीका है कि आप ऑप्शनों को भी ढंग से करें, क्योंकि जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शनों के इर्द गिर्द ही घूमे रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा, जिसमें सोडियम का परमाणु क्रमांक मित्रों 23 पाया जाता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 पाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसे कि धावन सोडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? धावन सोडे के नाम से। अब इसको धावन सोडा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, अर्थात साबुन ही है ये। नेक्स्ट दो है दोस्तों, वह है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका रासायनिक नाम HCl पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका रासायनिक जो सूत्र पाया जाता है वो क्या पाया जाता है मित्रों? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या पाया जाता है? NaOH, जो किस प्रकार बनता है? ये बनता है NaCl की अभिक्रिया, NaCl से इसका उत्पादन किया जाता है। अब इसका उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता मित्रों? देखिए, धातुओं की चिकनाई हटाने में इसका उपयोग किया जाता है, अचार परिरक्षित करने में नहीं किया जाता, अखबार बनाने में किया जाता है, और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। NaOH से साबुन बनाई जाती है, इसमें जल और तेल डाला जाता है तो क्या बनता है मित्रों? Na2CO3 बनता है, जो एक साबुन होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस किस के लिए किया गया? धातुओं की चिकनाई हटाने, अखबार बनाने और साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए मित्रों, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने वाले पेपरों में पूछे जाने की संभावना 99.99% है। तो आप इनको लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करिए, क्योंकि ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाए और वह आपके पेपर में आ जाए, और जब आप उसको स्किप कर दोगे तो उसकी गलत होने की संभावना या छूटने की संभावना कितनी होगी? 100%। और एक एक क्वेश्चन नहीं, एक एक पॉइंट आज के टाइम में कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण किस किस के द्वारा किया जाता है? परिसंचरण अर्थात दोस्तों मित्रों ब्लड का हमारे शरीर में प्रभाव। परिसंचरण का अर्थ है मित्रों
ब्लड का हमारे शरीर में प्रवाह। अब ब्लड किन किन में प्रवाहित होता है मित्रों? ब्लड धमनियों में प्रवाहित किया जाता है, सिराओं में प्रवाहित किया जाता है और केशिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। केशिकाओं, जिन्हें कि कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में मित्रों केशिकाओं को कैपिलरीज कहा जाता है। सिराओं को वेन के नाम से जाना जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश नाम दे देते हैं और हम जनरली हिंदी नाम पढ़ लेते हैं, तो उसके चक्कर में समझ नहीं पाते कि क्या अर्थ होता है। और धमनी, जिसे कि आर्टरी कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्टरी। तो परिसंचरण प्रणाली में विलाई, विल्ली, जिसे स्प्लिन बोला जाता है, इसका हिस्सा नहीं होती। जबकि कौन कौन हिस्सा होती है दोस्तों? धमनियां, सिराएं और केशिकाएं परिसंचरण प्रणाली का मुख्य हिस्सा होती है। अब देखिए मित्रों, धमनियों में जो बहता है ना, वो कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। जबकि जो सिराएं होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है मित्रों? अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का अर्थ क्या है? देखिए, जो अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि उसमें मल गंदगी जैसी ऐसे अशुद्धियां नहीं। रक्त अशुद्ध कब होगा? जब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे अशुद्ध रक्त बोला जाता है, और ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड होता है उसे शुद्ध रक्त बोला जाता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ऐसी धमनी बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसी सिरा बताइए जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। समझ गए दोस्तों कि ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? नहीं, ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसी सिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? दोस्तों, हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके के द्वारा आपको जनरल साइंस और जीके के सभी टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सोल्व कराया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो इसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? कान की हड्डी पाई जाती है। और कान में भी जो हड्डी छोटी होती है उसका नाम है दोस्तों स्टपीज। अब कान में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? देखिए, कान में 3 हड्डियां होती है। कितने? एक कान में 3 हड्डी। कौन कौन सी है? मेलियस, इंकस और स्टपीज। कौन कौन सी हो गई दोस्तों? मेलियस, इनकस और स्टपीज। अब 2 कानों में कितनी हड्डियां हो जाएगी? एक में 3, तो 2 कानों में 6 हड्डियां पाई जाती है। जबकि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें तो वो कौन सी होगी दोस्तों? फीमर होगी। जबकि हमारे शरीर की सबसे मजबूत की बात करें तो कौन सी होगी? वो होगी दोस्तों हमारे आनन भाग की हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट, क्या है दोस्तों ये? अपशिष्ट उत्पादों को खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, हमारी किडनी किडनी में किडनी की स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है दोस्तों? किडनी की स्ट्रक्चर इस प्रकार पाई जाती है। अब हमारी किडनी में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि किडनी की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है दोस्तों? कि किडनी जो बनी होती है वो नेफ्रॉन से बनी होती है। इनकी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन से बनने के कारण स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और फंक्शनल अर्थात क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब है मित्रों? कि जो किडनी होती है उसमें उसका जो काम करती है वो कौन करती है? नेफ्रॉन करती है। इस वजह से उसको उसकी क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। तो किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। जब नेफ्रॉन की इस प्रकार की संरचना नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है? नेफ्रॉन की इस प्रकार की संरचना होती है। और यहाँ पर हमारे द्वारा जो ब्लड आया जाता है वो ब्लड क्या होता है? क्षमता है दोस्तों। इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। जब किडनी हमारी सही ढंग से काम करना बंद कर देती है किसी भी परिस्थिति में,
तो क्या होता है, नेफ्रॉन काम करना छोड़ जाती है, और नेफ्रॉन काम करना जब छोड़ जाती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्धियाँ छन नहीं पाएंगी, और जब अशुद्धियाँ नहीं छन पाएगी तो क्या होगा, ब्लड में अशुद्धियाँ बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको डायलिसिस बोला जाता है। और लगभग हर ऐसे व्यक्ति को जिसमें यह प्रॉब्लम, जिनकी किडनी फंक्शनल रूप से ढंग से काम नहीं करती है, उनका डायलिसिस किया जाता है। लगभग हर 2 से 3 दिन में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये एसएससी जीडी परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, वायरोलॉजी। नाम से पता चल रहा है विषाणु, विषाणु का नाम क्या है, वायरस, और वायरस तो वायरस, वायरोलॉजी। अब बायोलॉजी किसे बोला जाता है मित्रों, बायोलॉजी जीवों के अध्ययन को बोला जाता है। अब पैथोलॉजी किसे बोला जाता है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका जीवन में कभी यदि काम पड़ा है, आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में जाकर आपने उन डॉक्टरों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के आगे अलग अलग उनकी डिग्रियों से संबंधित उनकी डाटा लिखे रहते हैं। जैसे आंखों का जो डॉक्टर होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लिखा होता है, हार्ट के डॉक्टर के आगे दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होता है। इसी प्रकार आंतों से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसके आगे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट लिखा होता है। बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो उसके आगे पीडियाट्रिक लिखा होता है। इसी प्रकार अनेकों प्रकार की बीमारियों में जैसे आंख कान गले के डॉक्टर में ईएनटी लिखा होता है। स्किन से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनके आगे डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा होता है। इसी प्रकार पैथोलॉजिस्ट भी लिखा होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पैथोलॉजिस्ट किन के आगे लिखा होता है। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब देखिए, पानी के साथ प्रतिक्रिया, पानी अर्थात H2O के साथ अभिक्रिया कौन करता है दोस्तों, पानी के साथ अभिक्रिया कैल्शियम करता है। अब देखिए, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक पाया जाता है वो पाया जाता है मित्रों 20। कितना पाया जाता है, 20। और कैल्शियम की जो संयोजकता पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों +2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। देखिए मित्रों, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से 1x की स्पीड में लास्ट तक देखिए। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, रोम। क्या कहते हैं, रोम। और रोमों से क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है मित्रों। क्या होता है, वाष्पीकरण। सॉरी दोस्तों, पत्ती की निचली सतह पर जो छोटे छिद्र हैं उनको क्या कहते हैं, रंध्र। और रंध्रों से क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मित्रों पे आता है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है, देखिए मूत्र मार्ग होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ये क्वेश्चन भी जीडी परीक्षा लगभग 2019 की किसी शिफ्ट में पूछा गया है। मूत्र मार्ग होगा, मूत्राशय होगा, मूत्रवाहिनी होगा। इन तीनों के शब्द में मूत्र आ रहा है तो ऑटोमेटिक पता चल ही रहा है कि मूत्र प्रणाली का हिस्सा तो होने ही है। लेकिन ब्रोंकाई क्या मूत्र प्रणाली के हिस्सा होंगे, नहीं। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मित्रों वे आता है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण अर्थात सोना, सोने का आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों, Au। क्या होगा, Au सोने का आणविक सूत्र होगा। जबकि Al किसका आणविक सूत्र पाया जाता है मित्रों, Al एल्यूमिनियम का आणविक सूत्र पाया जाता है। जबकि Cl किसका आणविक सूत्र पाया जाता है, Cl क्लोरीन का आणविक सूत्र पाया जाता है। और जबकि Ag अर्जेंटाइन जिसका किसका आणविक सूत्र पाया जाता है, चांदी का होता है। तीन ऐसी धातु है दोस्तों जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और वो तीन धातु कौन सी है, Au, Ag और Pt। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। मित्रों मिश्र धातु कौन सी नहीं है इनमें से, देखिए पीतल क्या एक मिश्र धातु है, बिल्कुल। टाका टाका क्या एक मिश्र धातु है, बिल्कुल। कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल। कोई चांदी एक मिश्र धातु है, नहीं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है
कि तीन ऐसी धातु है प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, Au, Ag और Pt। अब चांदी, चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Ag। Pt किसका रासायनिक सूत्र होता है मित्रों? प्लेटिनम का। और Au किसका होता है? सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इंसानों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इंसानों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है मित्रों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिम से और ग्लोबिन से। किससे मिलकर बना है मित्रों? हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से बना होता है, जिसमें हिम मुख्यतः जो बनी होती है वो Fe से बनी होती है। Fe अर्थात आयरन। और आयरन का नाम आते ही क्या पाया जाता है? तुरंत हमारे दिमाग में आता है आयरन अर्थात लोहा। आप देखते हो हमारी सरकारों के द्वारा समय समय पर स्कूलों में आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। ये क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि एनीमिया को दूर करने के लिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होती है तो उसको दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? एफी आयरन की गोलियां दी जाती है। इन आयरन की गोलियों से शरीर में क्या होगा मित्रों? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया की जो स्थिति पाई जाती है वो एनीमिया दूर हो जाएगा। एनीमिया दूर होने का मतलब है शरीर में खून की मात्रा में वृद्धि होना। क्या होगा दोस्तों? शरीर में खून की मात्रा में वृद्धि होना। अब आता है मित्रों बलगम। बलगम क्या होता है? जब हमारे खांसी जुकाम हो जाती है तो हमारे गले में से जो रसीला पदार्थ निकलता है वो होती है बलगम। नेक्स्ट आता है मित्रों मलेनिन। मलेनिन क्या होता है? मलेनिन हमारी शरीर में जो रंग है उसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है। तो देखिए चार ऑप्शन है, तंत्रिका, पचक, परिसंचरण, अंतःस्रावी। अब इनमें से मस्तिष्क तंत्र का कौन सा हिस्सा होगा? तंत्रिका। तंत्रिका क्या है? कोशिका है, सेल है, और कैसी सेल है? सबसे लंबी सेल है। कैसी सेल है मित्रों? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अब बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मित्रों? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। अब अंतःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है जो हमारे किससे संबंधित होता है मित्रों? हार्मोनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यहाँ एक किसे आता है जो टाइपिंग एरर हो गई। कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है मेरे मित्रों? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होगा? सूत्र कनिका। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण दिया गया था, जो पेपरों में पूछा जा चुका है, वो क्या है? बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पावर हाउस के साथ साथ इसे हम शक्ति ग्रह भी कह सकते हैं मित्रों। क्या कह सकते हैं मेरे मित्रों? शक्ति ग्रह। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यहाँ दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है मेरे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें स्वयं का dsDNA पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसी कारण इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों अनेकों पेपरों में पूछा जा चुका है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्वयं का dsDNA अर्थात डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अब नाभिक क्या होता है दोस्तों? ये तो केमिस्ट्री का है। इसके अलावा हम इसको केंद्रक मान सकते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि कोशिका झिल्ली मित्रों जो क्वेश्चन, देखिए वैसे तो कोशिका झिल्ली लगभग एक से दो तीन पन्ने में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन
आपको परीक्षा के लिहाज से पढ़ना है। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैं जिस पेपर में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं जिस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ वो पेपर क्लियर हो जाए। आपको किसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर नहीं बनना। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं इस सब्जेक्ट में परिपूर्ण हूँ। कोई भी नहीं। इस धरती पर तो कोई है नहीं, और यदि आपसे कोई कहता है तो भाई बात ले उसकी निराली है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? पीएलपी मॉडल से किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो कैसे कैसे इनमें प्रोटीन की परत होती है कोशिका झिल्ली में? दो तो प्रोटीन की परत होती है और एक लिपिड की परत होती है। दोस्तों, ये थे एसएससी जीडी की परीक्षा में आए हुए विगत पेपरों के प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्रों, हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको सफलता दिलाने वाले कंटेंट को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।